लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग गया। Recording in progress. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द पैरोटिड एंड द सबमैंडिबुलर रीजन। इस टॉपिक में हमारा फोकस जो है वो रीजन्स पे रहेगा। रीजन्स का इस तरह है कि रीजन में भी जो मेन स्ट्रक्चर है वो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो ज्यादा फोकस स्लाइवरी ग्लैंड्स पे ही होगा। पैरोटिड रीजन की खास तौर पे जैसे बात है तो उसमें मेन स्ट्रक्चर एक फेशियल नर्व है और एक पैरोटिड ग्लैंड ही है। सबमैंडिबुलर रीजन के साथ जो है वो नेक के कुछ मसल्स आ जाते हैं, लेकिन हम उनको तब पढ़ेंगे जब हम नेक के बाकी स्ट्रक्चर्स पढ़ लेंगे, ताकि अब हम उनको बेहतर समझ सकें। यानी आज का जो हमारा ज्यादा फोकस है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स पे ही रहेगा, ठीक है। और स्लाइवरी ग्लैंड्स इस तरह इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इनकी एनाटॉमी आती होगी, थोड़ा आइडिया होगा, तो इनकी हिस्टोलॉजी भी कर सकेंगे। हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइवरी ग्लैंड्स की। फिर जिनका इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें जीआईटी के साथ इंपॉर्टेंट है, और एज अ कंपोनेंट ऑफ हेड एंड नेक वो फिर मैक्सिलोफेशियल सिस्टम के साथ भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स आसान लफ्जों में इंपॉर्टेंट है हर तरह के सिस्टम में, हर तरह के लेवल पे, क्योंकि इसकी क्लिनिकल भी जो इम्प्लीकेशंस है, आगे एप्लीकेशन है क्लिनिकल, तो फिर ये ओरल कैविटी के लीयंस में, पैथोलॉजी में भी आ जाता है इसका जिक्र। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि पैरोटिड रीजन जो है इसके अंदर लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड कौन सा है जो इस रीजन के नाम से है, उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो मौजूद है वो है फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व यहीं पर डिवाइड हो रही होती है इसी ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर। अब क्योंकि रीजन के अंदर ग्लैंड्स ही हैं तो ये चीजें, ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती होंगी, कहीं पे रीजन आएगा कहीं पे ग्लैंड आएगा, लेकिन मतलब हमारा यही सारा एरिया है, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स की पहले बात करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं क्या? वैसे यहाँ लिखा हुआ है सीरस स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड जो है ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है स्लाइवा, उसको उर्दू में थूक कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ कंटेंट्स हैं, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसके अंदर एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन को माउथ के अंदर से ही शुरू करवा देते हैं, ठीक है। यानी जैसे ही आप पहला बाइट लेते हैं, अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा ये फूड को लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं कि फूड को स्वॉलो किया जा सके। अगर ड्राई चीज आप नहीं स्वॉलो कर सकते जब तक उसको स्लाइवा के साथ मिक्स करके एक बोलस ना बनाया जाए। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है उनकी क्लासिफिकेशन है, दो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस जो हैं वो ज्यादा यूज होती हैं। एक जो एनाटमी पे बेस्ड है, एनाटमी का मतलब है स्ट्रक्चर पे, लोकेशन पे बेस्ड है, और दूसरा जो उनकी स्क्रीशन टाइप पे बेस्ड है, ठीक है। अब जो एनाटमी पे बेस्ड है वो उसमें फिर मेजर और माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। एक तो उनकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस है, दूसरा साइज और जितना वो स्लाइवा प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं उस हिसाब से। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं, जैसे जो लिप्स के अंदर, चीक्स के अंदर हैं, जो टंग के ऊपर हैं, पैलेट में हैं, ठीक है। और ये जो ब्लेंडेड एंड न्यूहॉर्न, ये छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं इसी तरह ओरल कैविटी की डिफरेंट जगहों पे जिस बंदे ने डिस्कवर किए उनके नाम पे, ठीक है सब ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स इतने छोटे हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक हैं, ठीक है, जबकि ये वाले जो मेजर हैं ये मैक्रोस्कोपिक, यानी ये नेकेड आई से विजिबल होते हैं। स्क्रीशंस की बात करते हैं तो पहली जो टाइप है स्क्रीशन की वो सीरस स्क्रीशन है। सीरस का क्या मतलब है? सीरस जो है ना वाटरी स्क्रीशन होती है, ठीक है, वाटरी स्क्रीशन होती है जिसके अंदर जो है वो कह लें प्रोटीन्स वगैरह शामिल होती हैं, ठीक है। और म्यूकस जो है ना प्रॉपर एक म्यूसिन रिच स्टिकी सी स्क्रीशन होती है, ठीक है। यानी जो स्लाइवा में जो स्टिकी वाला एलिमेंट होता है ना, वो अगर म्यूकस ग्लैंड का स्लाइवा हो तो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीरस। सीरस जो है वो ज्यादा वाटरी होता है। फिर एक टाइप ऑफ ग्लैंड है जिसके अंदर मिक्स्ड यानी दोनों तरह की स्क्रीशन होती है, ठीक, यानी सीरस और म्यूकस दोनों एलिमेंट्स होते हैं स्क्रीशन के अंदर। तो मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन की बात करते हैं। मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद सबमैंडिबुलर ग्लैंड है,
और सबलिंगुअल ग्लैंड है। यही हमारे आज के लेक्चर का मेन फोकस है, ठीक है। और ये पेयर्ड है, यानी लेफ्ट और राइट ये दोनों साइड पर मौजूद है, यानी 2 पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, 2 सबमैंडिबुलर हैं, 2 स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स कैसे बात की थी कि बहुत सारे हंड्रेड्स में हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट पिक्चर्स में अप्रिशिएट कर सकें अगर, तो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। लिप्स पे है, पैलेट में है, फेरिंक्स में है, ठीक है, बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है कि म्यूकस ग्लैंड्स कहाँ पर ज्यादा है, जहाँ येलो है वहां ज्यादा म्यूकस क्रिएटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ ब्लू है वहां ज्यादा सीरस वाले ग्लैंड्स, ज्यादा जो ग्लैंड्स हैं जो टिप पे हैं, जो ओरल कैविटी को सराउंड कर रहे हैं, वो मिक्स्ड है, वो हर तरह की स्क्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जिस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, वो क्या है, वो पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। बायलेटरल है, दोनों साइड पे मौजूद है, फेस पे है, ठीक है। ये सीरस स्लाइवा प्रोड्यूस करता है, यानी कि वाटरी स्लाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और उसके बाद ये स्लाइवा ओरल कैविटी के अंदर स्क्रीट किया जाता है, जहां ये फूड को लिब्रिकेट करता है और उसकी ब्रेक डाउन भी कराता है, ठीक है। इस पिक्चर में देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड दिखाया हुआ है और साथ में उसकी डक्ट भी दिखाई हुई है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड की अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ मौजूद है, बिल्कुल ईयर के आगे मौजूद है, ठीक है। प्री ऑरिकुलर जो रीजन है, प्री ऑरिकल यानी ऑरिकल के आगे मौजूद है, और नीचे जो बोन लाई करती है वो बोन जो है चिन की बोन है, जिसको मैंडिबल कहते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये मैंडिबल के ऊपर मौजूद है। हमने अभी ऑस्टियोलॉजी डिटेल से नहीं पढ़ी तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसमें ये रिकॉल पॉइंट करेंगे इंशाल्लाह कि हमने पढ़ा था कि प्रोटेड ग्लैंड यहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिलहाल समझने के लिए कि यहाँ पर ये इस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है स्कल का भी, ठीक है। ये चीक की प्रोमिनेंट जाइगोमेटिक आर्च देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद मैंडिबल है, यहाँ इस ग्लैंड की ये सब रिलेशंस में मौजूद है। पैरोटिड ग्लैंड के कैप्सूल की बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो है एक कैप्सूल, एक टफ स्ट्रक्चर के अंदर लाई करता है, ठीक है। इससे पहली स्लाइड में जस्ट इनके टाइप्स हैं वो मैं एंड पे बता दूंगी, अभी टॉपिक कंटिन्यू करते हैं फिर हम टाइप्स पे जाएंगे दोबारा, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के कैप्सूल की बात करते हैं तो ये इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया से डिराइव होता है। ये क्या है, जैसे मैंने बताया था कि बॉडी में इस तरह की पहले स्किन होती है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इसको सुपरफिशियल फेशिया कहते हैं। उसके अंदर मेम्ब्रेनस और फैटी पोर्शन होता है, और उसके नीचे एक टफ स्ट्रक्चर होता है जिसको डीप फेशिया कहते हैं, ठीक है। डीप फेशिया जो है वो क्या करता है, स्प्लिट होकर इसको इनक्लोज करता है, ठीक है। ये कौन सी टाइप है, इन्वेस्टिंग लेयर क्या है, ये जब हम फेशियास पढ़ेंगे तो ज्यादा फोकस करेंगे इस पर, ठीक है। जस्ट अपने आप याद रखना है कि डीप फेशिया स्प्लिट होकर एक कवरिंग बनाता है जिसको, ठीक है, कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और इस स्प्लिट की वजह से देखेंगे वाई टाइप शेप है ना, वाई आर्च जैसा, एक सुपरफिशियल लेमिना है जो बाहर की तरफ है और एक इसका डीप लेमिना कहलाता है, ठीक है। सुपरफिशियल लेमिना है और डीप लेमिना है ऑफ पैरोटिड फेशिया। तो सुपरफिशियल लेमिना है, ये ज्यादा क्लोजली एडहेरेंट है ग्लैंड के, ठीक है। और इसके अंदर से सेप्टम निकल के ग्लैंड के अंदर जा रहे होते हैं, यानी छोटी छोटी पार्टीशंस बना रहे होते हैं, ठीक है। इसकी निस्बत जो डीप लेमिना है वो थिन होता है और बाकी बोन्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। जैसे कि स्टाइलॉइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन का जो स्पाइक्यूल ईयर के आगे मौजूद था उसमें, ठीक है। मैंडिबल जैसे अभी हमने देखा, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर से भी लिंक्ड होता है। यही वजह है कि अगर पैरोटिड ग्लैंड का कोई इश्यू हो तो उसका पेन कान में रेफर हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक लिगामेंट है स्टाइलोमैंडिबुलर से। अभी हम जस्ट कैप्सूल की तरफ रहेंगे, इसकी अटैचमेंट्स हम ऑस्टियोलॉजी के साथ रिवाइज करेंगे। अगर मैं बोन का जिक्र करती तो ये बहुत एक्सटेंसिव हो जाता, ठीक। एक कैप्सूल है जो कि पैरोटिड ग्लैंड को कवर करता है, उस वाई शेप्ड है, 2 लेमिनाज है, एक फ्रंट पे है जो सुपरफिशियल है, एक बैक पे जो डीपर है, ठीक है। फ्रंट वाला एक्सटेंशन भेजकर इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, डीप वाला थिन है, जस्ट इसकी बैक साइड को कवर कर रहा है।
एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो ये जिस रीजन में लाई कर रहा है ना वो हॉलो है, डीप है, तो रीजन का नाम ही पैरोटिड रीजन है। तभी रीजन के अंदर मेन स्ट्रक्चर ग्लैंड और फेशियल नर्व है, तभी सारा फोकस ग्लैंड के अंदर है। अब इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इस ग्लैंड को आपने लोकेट कर लिया, ये ग्रीन कलर से है, ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये चीक की जो आर्च होती है ना, जाइगोमेटिक बोर्ड की जाइगोमेटिक आर्च मौजूद है, ठीक है। इंफीरियरली इसके चिन की बोन मैंडिबल का लोअर बॉर्डर है, ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है। आगे इसके जो मसल लाई करता है उसको हम मेसेटर मसल कहते हैं, ये मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, यानी कि च्यूइंग में यूज होने वाला मसल है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पे इसके क्या है, एक्सटर्नल ईयर और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है, जो नेक का मसल है यहाँ पर अटैच होता है, वो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है, ठीक है। एक मरतबा सारे रिलेशंस रिवाइज करते हैं। सुपीरियरली इसमें जाइगोमेटिक आर्च है, ठीक है, ग्लैंड के ऊपर। इंफीरियरली इससे इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है। एंटीरियरली इसके मसल ऑफ मेस्टिकेशन है जिसका नाम है मेसेटर, यानी च्यू करने में यूज होने वाला मसल। और बैक साइड पे इसके एक्सटर्नल ईयर है और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है यहाँ पर, ठीक है। एक दफा इस व्यू में दोबारा देखते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोटेड ग्लैंड जो पिंक से लेबल्ड है, ऊपर वाला लेबल नजर नहीं आएगा इस सेक्शन में, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एंटीरियरली इसके जो ये मसल लाई कर रहा है ये क्या है, ये है मेसेटर मसल है, ठीक है। और पोस्टीरियरली इसके लाई कर एक तो ईयर था, दूसरा क्या स्ट्रक्चर है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल इसके पोस्टीरियरली लाई कर रहा है। उसके बाद इसके एक दफा रिलेशंस को देख लें, ठीक है। पर्पल से लेबल है जाइगोमेटिक आर्च सुपीरियर बॉर्डर, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड पोस्टीरियर साइड पर, मेसेटर इसके एंटीरियरली, और बक्सिनेटर मसल भी आ जाता है इसकी बाउंड्री में। लेकिन यहाँ जिस चीज पे फोकस मैं चाहूंगी आप लोग करें वो पैरोटिड ग्लैंड एंड डक्ट है, जिसको येलो से लेबल किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट एक वाइवा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अभी जो हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी क्या बात है इसकी, एग्जामिनर्स पूछना पसंद करते हैं। डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड की बात करते हैं तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है, यानी जिससे ये स्लाइवा माउथ में ड्रेन करता है, जाहिर है कि माउथ जो है वो मतलब ओरल कैविटी के अंदर की जगह है, मैंडिबल के अंदर की जगह, ये तो मैंडिबल के बाहर सिचुएटेड है, इसने अपना स्लाइवा ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, ठीक है। तो जिस स्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्ट करता है वो डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड या फिर स्टेनसन्स डक्ट कहलाती है। ये डच एनाटॉमिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था, उसके नाम पे है स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। ये पूछा जाता है पहले तो कि पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का दूसरा नाम क्या है या क्लिनिकल नाम क्या है, ठीक है। तो सबने याद रखना है स्टेनसन्स डक्ट है। अगला जो सवाल होता है कि ये ओपन कहाँ पर होती है, ओपन ये होती है, देखिए पैरोटिड डक्ट ओपनिंग, ये देखिए ये सारा क्या रीजन है, ये वेस्टिब्यूल है ना, जो ओरल कैविटी के बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, जो टीथ के अंदर और चीक्स के अंदर लाई करता है, ठीक है। ये खुलती है सेकंड जो अपर मोलर या मैक्सिलरी मोलर टूथ है उसके सामने, यानी अगर हम चीक को नॉर्मली छोड़ दें तो ये टीथ और डक्ट एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कहाँ खुल रहा है, ऑपोजिट टू सेकंड मोलर टूथ, अपर मोलर या मैक्सिलरी मोलर कहें, ठीक है। तो डक्ट इसके अंदर आकर ड्रेन करती है सलाइवा इसके अंदर। उसके बाद इसके एनाटॉमिकल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। एनाटॉमिकल रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी में जरूरत पड़ती है। दूसरी बात ये कि फेस की नर्वेशन देने वाली फेशियल नर्व इसमें से गुजर रही है, अगर उसका कोई इशू होता है, उसका कोई लीन होता है तो आपको पैरोटिड ग्लैंड का भी पता होना चाहिए, इसलिए इसके एनाटॉमिकल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो वजह है, यानी कि एक तो फेशियल नर्व और क्लिनिकल ज़ाहिर ट्यूमर्स बीमारियां आ गई, इसके अंदर से दो और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी गुजर रहे हैं, इसके अंदर से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी गुजरती है इसके अंदर से, क्योंकि काफी थिक सब्सटेंस है ना, ज्यादा सारी जगह पे होता है, तो रिट्रोमैंडिबुलर वेन भी इसके अंदर आकर बनती है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऑरेंज से आपको शो किया हुआ है पैरोटिड ग्लैंड का सब्सटेंस, इसके अंदर बैक साइड से फेशियल नर्व आ रही है जो कि ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, और इंफीरियर एस्पेक्ट से असेंड होकर इसके अंदर जो है क्या है,
एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये जो रेड से शो की हुई है, और इसी के अंदर रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन रही है। ज़रा वेन नीचे की तरफ आते हुए बनेगी, तो वेन इसके अंदर बन रही है, आर्टरी इसके अंदर डिवाइड हो रही है, और फेशियल नर्व भी अपनी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। इस पिक्चर में देख सकते हैं आपको फेशियल नर्व दिखाई हुई है कि किस तरह वो पैरोटिड ग्लैंड में से, इस पिक्चर में देखिए कि पैरोटिड, जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पैरोटिड ग्लैंड में से गुजर कर फेशियल नर्व डिवाइड हुई है, ठीक है। और इस वाली पिक्चर से वो 5 ब्रांचेस हैं फेशियल नर्व की, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ जो थंब के सामने है टेम्पोरल ब्रांच है, ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच एंड सर्वाइकल ब्रांच। तो ये सब फेशियल नर्व की ब्रांचेस हैं जो कि कहाँ हुई हैं डिवाइड, पैरोटिड ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। वेन्स को मैं आगे दोबारा बताऊंगी, अभी खाली इनका जिक्र किया है, डिटेल हम करेंगे आगे, नर्व्स भी, ठीक है। हमने बात की थी 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसमें से गुजरेंगे, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड की ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं, डिफरेंट रीजन में जा रही हैं। ये जो टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर, सर्वाइकल लिखी हुई हैं, यही सारी यहाँ इस तरह डिस्क्राइब की हुई है हाथ से, ठीक है। यानी थंब के सामने जो जा रही है वो टेम्पोरल ब्रांच है, ज़ाइगोमेटिक इंडेक्स फिंगर के सामने, मिडिल के सामने बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर रिंग फिंगर के सामने, और लिटिल फिंगर के सामने सर्वाइकल ब्रांच। ये सारी डिवाइड कहाँ से होके आई थी, जहां पर पैरोटिड ग्लैंड था वहां से। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि पैरोटिड ग्लैंड में से एक्सटेंड करती है, असेंड करती है, ठीक है, सॉरी, असेंड करती है। पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं ताकि हम पहचान सकें। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये वाली, ठीक। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इसमें से असेंड करती है, और वहां ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी देती है। ये मेन स्टेम चल रहा है, ठीक है। इसने एक ब्रांच दे दी है, ब्रांच का नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ब्रांच का नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपनी 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, जो उसकी टर्मिनल ब्रांचेस, टर्मिनल का मतलब यानी जिसमें ये टर्मिनेट हो रही है। एक ब्रांच का नाम है मैक्सिलरी आर्टरी, और एक ब्रांच का नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये सारा जो मामला है, यानी कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का असेंड करके फेस पे आना, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी देना, और फिर मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में डिवाइड हो जाना, ये सब पैरोटिड ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि पैरोटिड ग्लैंड जो है किस रीजन में था, यहाँ, ये जो खाली जगह दिखाई हुई है ना, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, जहाँ ईयर था। तो ईयर के आगे वाला रीजन क्या बनता है सारा, ये जो मैंने ग्रीन से डिमार्केट किया, ये पैरोटिड रीजन है, जहाँ पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का इसमें से असेंड करना, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी देना, और टर्मिनेट हो जाना सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, वेन जाहिर है डाउनवर्ड आते हुए बन रही है, तो जो रिट्रोमैंडिबुलर वेन है, फेस की बहुत इंपॉर्टेंट वेन है, काफी रीजन को ड्रेन कर रही होती है ये भी पैरोटिड ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर बनती है। अब क्योंकि वेन और आर्टरीज आपको पता है साइड बाय साइड चल रही है, तो जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड डिवाइड हुई थी सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी में, तो यहाँ ये बन रही है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन से और मैक्सिलरी वेन के मिल जाने से, ठीक है। ये दोनों जब मिल रही हैं तो ये बन रही है रिट्रोमैंडिबुलर वेन। ये चीज भी जो है ये कहाँ हो रही है, सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। फेस का बहुत सारा रीजन ड्रेन करती है, इसलिए इस वेन की इंपॉर्टेंस है, और बनती है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर है, इस वजह से पैरोटिड ग्लैंड भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। वेस्कुलेचर की बात करते हैं, जो ब्लड सप्लाई है पैरोटिड ग्लैंड की, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज से, यानी वही जो इस ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर थी। एक्सटर्नल कैरोटिड की मेन एक ब्रांच जिसका नाम था पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और सुपरफिशियल टेम्पोरल जो इसमें से बनी थी, वो दोनों यहाँ पर सप्लाई कर रही है, ठीक है। ग्लैंड के अंदर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल जो एक टर्मिनल ब्रांच थी, वो दोनों मिलकर पैरोटिड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। और वेनस ड्रेनेज उसी तरह रिट्रोमैंडिबुलर वेन जो मौजूद थी उससे है, ठीक। यही रिट्रोमैंडिबुलर वेन जो है, ये इसकी वेनस ड्रेनेज है ग्लैंड की, और यही जो वेसल्स हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये दोनों इसकी आर्टीरियल सप्लाई हैं।
इनर्वेशन की बात करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड की सेंसरी और ऑटोनॉमिक दोनों तरह की इनर्वेशन है। ऑटोनॉमिक वो जिसको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर आती है, यानी कि ये आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपकी जो इमोशनल जो कह लें कि फील्स उसके हिसाब से आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का एलिमेंट है, ठीक है। अब पैरोटिड ग्लैंड के अंदर 3 तरह की सेंसेशन आ रही है। एक सेंसरी इनर्वेशन है जो है जाहिर है कि नॉर्मल जनरल सेंसेशन होती है। एक पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है और एक सिंपैथेटिक है। तकरीबन सारे ग्लैंड्स जो है उनके अंदर इसी तरह है। पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि वो आ जाती है रेस्ट या डाइजेस्ट कंडीशन में, ठीक है। जब आप इजी होते हैं तो डाइजेशन इंप्रूव्ड होनी चाहिए, तो ये सब ग्लैंड्स की सिक्रीशन को बढ़ाएगी। जबकि सिंपैथेटिक फाइट या फ्लाइट है, उस टाइम जरूरी नहीं है कि आपका खाना तेजी से डाइजेस्ट हो रहा है, उस टाइम आपकी बॉडी को एक्टिव रिस्पॉन्स चाहिए, मसल्स को चाहिए, तो उस टाइम सलाइवा की सिक्रीशन डिक्रीज कर दी जाती है, ठीक है। अब सेंसरी इनर्वेशन पे आते हैं। सेंसरी इनर्वेशन जो है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो है वो ग्लैंड के सब्सटेंस को देती है, और ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो है वो फेशिया यानी जो बाहर कवरिंग है उसको देती है, ठीक है। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो है वो ग्लैंड को सप्लाई करती है, और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व बाहर के फेशिया को इनर्वेशन देती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो है वो क्या कर रही है, बाहर बाहर जो ब्लू से यानी फेशिया शो किया हुआ है इसका, बाहर की तरफ सप्लाई करती है, और डीपर कौन सप्लाई कर रही है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व ग्लैंड के सब्सटेंस को। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन की बात करते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन कम्प्लेक्स है इस ग्लैंड की, ठीक है। होता ये है कि ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व जो है, ठीक, 9th क्रेनियल नर्व है ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व। ये नर्व जो है यहाँ पर मौजूद एक गैंग्लियन है जिसको ऑप्टिक गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिक वर्ड ही ईयर के लिए है, ठीक है। ऑप्टिक वर्ड ईयर के लिए ऑप्टिक गैंग्लियन है। गैंग्लियन खुद क्या है, एक न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन है। उसके साथ क्या करिए, एक ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व जाकर साइनेप्स करिए, ठीक है। फिर ऑरिकुलर टेम्पोरल, ये सिनेप्स किए, यहाँ आकर इसके सारे न्यूरॉन्स कंबाइन हो गए। उसके बाद ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व इसमें से फाइबर्स लेकर जाकर ग्लैंड को सप्लाई करती है। अच्छा, तो दूसरा बात फिर क्या, यहाँ देखें कि इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, ये वो है जो ब्रेन में है। अभी हमने न्यूरो नहीं पढ़ी, इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप इनमें नहीं जाएंगे, सिर्फ समझने की हद तक, क्योंकि इस रीजन का ये हिस्सा है, ठीक है। इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस वो है ब्रेन का पोर्शन जो हमारे सलाइवा की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसमें से फाइबर्स आके ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व में शामिल होते हैं। ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व की ब्रांचेस हैं, टिम्पैनिक ब्रांच, वहां से फिर एक और ब्रांच निकलती है जिसका नाम है लेसर पेट्रोसल नर्व। वो फिर ऑप्टिक गैंग्लियन में जाती है, वहां से फाइबर्स दूसरी नर्व के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। इसका फायदा क्या है इतनी चीज का, कि ऑप्टिक गैंग्लियन में और नर्व्स की भी इंटीग्रेशन होती है, तो ये सारा एक सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इतना ही समझना फिलहाल जरूरी है। दोबारा मैं एक दफा बताती हूँ, देखें तरीका ये है कि ब्रेन के अंदर जो सिस्टम है जो सलाइवा की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, वो अपने नर्व फाइबर्स ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व के थ्रू भेजता है, ठीक है। ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व की ब्रांचेस हैं ये दो, ये मैंने बीडी से टेबल ली है, ठीक है। ये ब्रांचेस जो हैं ये क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं ग्लॉसोफ्रिंजियल के फाइबर्स को, लेकर कहाँ जाती हैं, एक कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जिसको ऑप्टिक गैंग्लिया कहते हैं, उसकी तरफ लेके जाती हैं। और वहां से एक ब्रांच निकलकर ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व नाम की ब्रांच निकलकर पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। सवाल ये है कि ऑप्टिक गैंग्लियन में क्यों लाई है, इसलिए लाई है कि ऑप्टिक गैंग्लियन जो है न्यूरोनल सेल बॉडीज का कलेक्शन है, यहाँ पर और भी ग्लैंड से इसी तरह का प्रोसेस हो रहा होगा। इसका फायदा क्या है कि जैसे ही खाना खाया आपने, या स्लाइवेशन का इस तरह भी है ना कि आप सोचते भी हो फूड का, तो जैसा कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, वो स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है ना, बेसिकली स्वॉल्विंग की एक स्टेज है वो भी, ठीक है। तो ऑप्टिक गैंग्लियन से और बाकी स्लाइवरी ग्लैंड भी लिंक्ड होते हैं इसी तरह। जब सब स्लाइवरी ग्लैंड्स के न्यूरॉन्स यानी सपोज जैसे इसको ग्लॉसोफिंजियल सप्लाई करिए, एक ग्लैंड है जिसको ट्राइजेमिनल सप्लाई करिए एग्जांपल के तौर पर, एक जिसको फेशियल सप्लाई करिए, वो सारे यहाँ के कंबाइन होते हैं। जिस टाइम जैसे घर का एक कोई मेन स्विच होता है, जैसे एक स्विच से 3 लाइट्स ऑन हो जाती हैं, समझेंगे ऑप्टिक गैंग्लियन मेन स्विच है 3 लाइट्स वाला, इसमें तीनों ग्लैंड की लाइट्स हैं। ये अगर
इकट्ठा स्टिमुलेट होता है, फिर एक ब्रांच पैरोटिड को देगा, बाकी आगे बताऊंगी इस तरह देगा, ठीक है। तो यहाँ इकट्ठा सिनैप्स करने से एज अ यूनिट काम करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, इसलिए इसकी इतनी एक्सटेंसिव पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन है, ठीक है। अब मुझे बताएं क्लियर है तो फिर आगे चलें। अभी हमने न्यूरो नहीं पढ़ी ना, इसलिए ये चीजें मुश्किल हो रही है, लेकिन जितना सिंप्लीफाइड हो सकता था मैंने उतना आपको बताया, उतना ही आप याद रखें। जैसे हम न्यूरो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, मेन चीजें ही आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आप लोग जल्दी से मुझे बताएं, समझ आए, फिर हम आगे चलें, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक इनर्वेशन की। थोड़ी सी मुश्किल इसमें भी होगी, लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब सिंपैथेटिक इनर्वेशन में जो फाइबर्स हैं वो आते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, ठीक है। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन क्या है? ये सर्वाइकल नर्व्स जो है ना हमारी नेक वाली, उनके मिक्सचर से बना है। C1 वाली सर्वाइकल नर्व, C2 वाली, C3 वाली और C4 वाली जो सर्वाइकल नर्व्स है ना, उनके फाइबर्स मिलने से बना है, ठीक है। इसमें से इनर्वेशन जाती है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड को, और ये क्या करते हैं मिलकर, ये पैरोटिड ग्लैंड की स्क्रीशन को कम करते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम स्क्रीशन को कम करता है, ठीक। तो पैरोटिड ग्लैंड की स्क्रीशन कम कौन करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम। बढ़ाएगा कौन? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। ये प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड से नहीं हो रहा, ये क्रेनियल नर्व है ग्लॉसोफेरिंजियल, उसके थ्रू हो रहा है। लेकिन जो गैंग्लियन बन रहा है ना करीब, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन का डिफरेंट होता है, मैं एंड पे समझाऊंगी ये चीज आपको अलग से। क्लिनिकल नोट्स की बात करते हैं। आज क्लिनिकल नोट्स मैंने स्नेल और बीडी दोनों से डाले हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट था वो सारी चीजें, ताकि सारे लोग खुश हो जाएं, ठीक है। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो है वो, अच्छा ठीक है, सॉरी, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन T1 T2 सिंपैथेटिक में, सी नहीं, टी रीजन है थोरेसिक का। तो आ जाते हैं पैरोटिड डक्ट की इंजरी पे। पैरोटिड डक्ट ज़ाहिर है फेस पे सुपरफिशियल है, फेस के ट्रॉमास में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड और फेशियल नर्व लियंस आपस में लिंक्ड है, ठीक है। लिंक्ड इसलिए हैं कि जाहिर है ग्लैंड के अंदर डक्ट डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब नर्व डिवाइड कर रही है, जब डक्ट के अंदर, डक्ट ग्लैंड के अंदर, ग्लैंड में कोई भी किसी किस्म का मसला होता है तो वो नर्व को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। और जब भी कभी फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, चाहे वो किसी लियन की वजह से हो, चाहे किसी नियोप्लाज्म या कैंसर की वजह से हो, तो उससे क्या होता है? उससे फेशियल पैल्सी होती है, ठीक है। फेशियल पैल्सी क्या है? जैसे मैं पढ़ा था बेल्स पैल्सी, के फेस का एंगल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, स्लाइवा स्प्लिट होने लगता है, आई का एंगल जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक। ये सारे मसले होंगे जब फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इम्पैक्ट होगी। इस पिक्चर में देख सकते हैं इनको, जो पेशेंट है आपके सामने, इनको फेशियल पैल्सी हुई है पैरोटिड ग्लैंड की वजह से। अब देखिए इनका कैसे एंगल ऑफ माउथ ड्रॉप हुआ हुआ है, फोल्ड खत्म हो गया है यहाँ का, ठीक है। इन्होंने अगर पाउट बनाने की कोशिश की है तो ये साइड इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ की फेशियल नर्व काम नहीं कर रही। तो इस साइड का ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का पोर्शन फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। फ्रेज सिंड्रोम की बात करते हैं। फ्रेज सिंड्रोम क्या है? फ्रेज सिंड्रोम इस तरह है कि अगर किसी बंदे का पैरोटिड ग्लैंड डैमेज हो, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से डैमेज हो, किसी सर्जरी की वजह से डैमेज हो, तो जब रिकवरी हो रही होती है तो जो ऑरिकुलर टेम्पोरल और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व्स है ना, जो ग्लैंड को और ग्लैंड के कैप्सूल को या फेशिया को सप्लाई करती हैं, वो भी सारे डैमेज में इन्वॉल्व होती हैं। तो जब वो हील होती हैं, तो हमने ये बात की थी कि आपस में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके फाइबर्स हैं शेयर्ड, ठीक है। इसी तरह स्लाइवरी ग्लैंड्स के भी हैं और फेस की सप्लाई के स्वेट ग्लैंड्स के भी हैं। अगर आपको फेस की इनर्वेशन याद हो तो हमने किया था कि यहाँ से ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जा रही होती है, यहाँ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इस रीजन को सप्लाई कर रही होती है, यानी कि फेस के बाहर भी यही सप्लाई है, फेस के अंदर पैरोटिड ग्लैंड को भी यही सप्लाई है, ठीक है।
अब जब हीलिंग हो रही है तो ये फाइबर्स मिक्स हो जाते हैं, स्वेटिंग वाले और स्लाइवरी वाले। तो जैसी कोई चीज च्यू करने के लिए स्लाइवा बनता है, साथ में स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है, और वो स्वेट जो है आपको ड्रॉप्स के तौर पर, जैसे पसीना आपको नजर आता है चेहरे पे, वो नजर आता है, ठीक है। तो इस चीज को हम फ्रेज सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। स्लाइवा और स्वेट का इकट्ठा बनना ड्यू टू डैमेज टू द फाइबर्स ऑफ ऑरिक्यूलोटेम्पोरल एंड ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व। क्यों? क्योंकि वो फेस की स्किन पे जहाँ स्वेट ग्लैंड्स हैं और फेस के अंदर जहाँ पेरोटिड रीजन में पेरोटिड ग्लैंड है, उसको मिलकर सप्लाई करते हैं, इसलिए। क्लिनिकल नेट में ये है कि पेरोटिड स्वेलिंग्स जो है वो बहुत पेनफुल होती हैं, क्योंकि अनयील्डिंग नेचर है पेरोटिड फेशिया की। कि जो फेशिया का कैप्सूल है, अनयील्डिंग का मतलब है कि वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, एक्सपेंडेबल नहीं है, टफ सा कैप्सूल है, जगह ही नहीं देता। उसके अंदर का अगर ग्लैंड एक्सपैंड होता है किसी डिजीज से, स्वेल करता है, तो वो कैप्सूल पे प्रेशर डालता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक। दूसरी चीज है कि मम्प्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है स्लाइवरी ग्लैंड्स की, खास तौर पर पेरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करती है, और वायरसेस इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम वायरल पेरोटाइटिस कहते हैं। जैसे ITIS में बताती हूँ आपको कि इन्फ्लेमेशन सुफिक्स जहां आएगा उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन इस पेरोटाइटिस या मम्प्स जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, फेस पे स्वेलिंग कर दी, देखिए और एंगल कितना ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है फेस पे, ठीक है। आप सबने जरूर ये देखे होंगे, और बहुत लोगों को हुए भी होते हैं बचपन में, ठीक है, वायरल होते हैं। और वैसे तो ये सुपुरेट यानी कि फैलती नहीं है, लेकिन अगर फैले तो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि ऑर्काइटिस यानी मेल्स में टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन करती हैं, और इतना ज्यादा करती हैं कि ये इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती हैं, ठीक है, और पेंक्रियाटाइटिस करती हैं। ये दो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके अलावा कैल्कुलाई स्टोन्स बन सकते हैं, क्योंकि डक्ट के अंदर ज़ाहिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी कंडेंसेशन से, और वो स्टोन्स जो हैं वो स्टक हो सकते हैं डक्ट में, जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल जो है प्रोसीजर किया जाता है, स्पेशल एक्सरे, जिसका नाम है सियालोग्राम। बाकी हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। Recording stop.